नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 का एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो कि आपका होने वाला है 27 जून से 30 जून तक। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, ये आपका कंप्लीट रिवीजन कर जाएगा आपके विज्ञान सब्जेक्ट के लिए, जो कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 12 सारे क्लास में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच से। तो ये मेरा अवतल दर्पण है। अगर अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, अगर अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फोकस से। यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। अगर हम दर्पण का यूज कर रहे हैं और इसमें अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं और हमारे प्रतिबिंब का आकार वो वस्तु के आकार के बराबर है, तो वो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा, उत्तल होगा, समतल होगा, समतल और उत्तल दोनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल होगा। जब हम मेरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो जाता है तो इसका मतलब वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? 1, 2, 5 या अनंत। तो जब कोई दो समतल दर्पण है और इसके बीच में कोई एक वस्तु रखा जाएगा तो इसका अनंत प्रतिबिंब बनेगा। कैसे? जैसे इस वस्तु का इस दर्पण से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और इस वस्तु का इस दर्पण से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, फिर इस वस्तु का इस दर्पण से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और इस वस्तु का इस वाले दर्पण से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह ये बार बार रिपीट होता रहेगा और टोटल कितने प्रतिबिंब दिखेंगे हमको? तो अनंत प्रतिबिंब दिखेंगे। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है 0, अनंत, 0 एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होता है वो होता है अनंत, ऑप्शन बी। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? अगर कोई मेरा गोलीय दर्पण, जैसे हमारे अवतल दर्पण ही है और ये मेरा मुख्य अक्ष है, तो अवतल दर्पण के ध्रुव यानी कि यहाँ P से वक्रता केंद्र यानी F के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता व्यास, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? वक्रता त्रिज्या, सॉरी फोकस दूरी, ऑप्शन बी। और एक इसमें फॉर्मूला भी होता है, अगर यही ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो F और R के बीच एक संबंध होता है जिसको बोलते हैं हम F बराबर R/2। प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है? सामान्य परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तंतु में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। अगर ये मेरा इसके एक लेबल है, इसके ऊपर मेरा माध्यम 1 है और इसके नीचे मेरा माध्यम 2 है। माध्यम 1 जो है वो सघन माध्यम है और माध्यम 2 जो विरल माध्यम है, और ये मेरा क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये मेरा अवतल लेंस है और ये मेरा उत्तल लेंस है, इस टाइप से। ये मेरा उत्तल लेंस है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? क्राउन कांच, हीरा,
फ्लिंट कांच या नीलम। तो सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होता है वो होता है हीरा का 2.42, क्राउन कांच का अपवर्तनांक होता है 1.52, फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक होता है 1.63 और नीलम का होता है 1.76। तो इतना आपको याद करने की जरूरत है नहीं, बस हीरा का याद रखिए कितना होता है 2.42, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक डायरेक्ट भी पूछा जाता है। यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, प्रकाश की चाल कितनी होगी? तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, कहाँ पे? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में कांच में प्रकाश की चाल। तो n का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 और निर्वात में प्रकाश की चाल दिया हुआ है c और कांच में चाल नहीं दिया, हम शॉर्ट में लिखते हैं कांच। तो कांच को इधर भेजेंगे हम लोग, तो कांच बराबर हो जाएगा मेरे पास c बटा में 1.5, कांच नहीं, कांच में प्रकाश की चाल। तो यह कितना? c बटा में 1.5, 1.5 जो है वो ऊपर जाएगा, तो 5 से 2 और 5 से 3 यानी कि 2c बटा में 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, स्विच लगाए जाते हैं भू संपर्क तार से, ऋणात्मक तार से, धनात्मक तार से, इनमें से सभी। तो स्विच जो होते हैं वो धनात्मक तार से लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर धनात्मक तार यानी कि जिसमें से लाइन आता है पॉजिटिव वाला और ऋणात्मक मतलब निगेटिव वाला, पॉजिटिव में तार लगाएंगे और पॉजिटिव में स्विच लगाएंगे, अगर स्विच काट देंगे तो उसमें लाइन नहीं मारेगा, लेकिन निगेटिव में स्विच लगाएंगे और स्विच को लाइन काट देंगे तो लाइट तो मेरा कट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर हम पॉजिटिव को छुएंगे तो उसमें हमको लाइन मारेगा। वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, समतुल्य प्रतिरोध बताएं। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है V, किसका है? वोल्टता V1 से शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 का एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा तो समतुल्य प्रतिरोध बताएं। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसका जब R का फॉर्मूला होता है V² बाई P, तो यहाँ से दो मेरे पास है प्रतिरोध, एक है R1, तो R1 बराबर हो जाएगा V² बाई P1 और R2 बराबर हो जाएगा V² बाई P2। जब किसी दो प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध यानी R कॉम्बिनेशन जो होता है डायरेक्ट आ जाता है कितना? R1 प्लस R2 यानी कि V² बाई P1 प्लस V2² बाई P2, यहाँ V1 हो जाएगा, तो V1² बाई P1 प्लस V2² बाई P2, तो ऑप्शन ए। तो फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है V² बाई P, ये डायरेक्ट याद रखेंगे, फॉर्मूला पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है? यानी इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है विद्युत शक्ति यानी पावर को बताता है? तो पावर का फॉर्मूला हम पीछे भी देखे थे, P बराबर V² बाई R या VI या I² R, ये तीनों फॉर्मूला होता है, यानी VI, V² बाई R और I² R तीनों सही है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, विभक्त वलय को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। मोटर में, सूक्ष्मदर्शी में, गैल्वेनोमीटर में या इनमें से कोई नहीं। तो स्प्लिट रिंग्स जो है वो आपका प्रयोग होता है मोटर में, स्प्लिट रिंग प्रयोग होता है मोटर में। विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है?
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो टेहरी बांध का निर्माण जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती का धारा को बोलते हैं अल्टरनेट करंट और दिष्ट धारा को बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। तो बैटरी में हमको दिष्ट धारा प्राप्त होती है और जो बिजली हम घर में यूज करते हैं उसमें हमको प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होगा। फिर से ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। ये मेरा अभिलंब है नॉर्मल। यहाँ से कोई किरण आता है और ये आई जो है वो क्रांति कोण के बराबर है, तो इसका अपवर्तनांक जो होगा वो इसके ऐसे पैरेलल निकल जाएगा, यानी अपवर्तनांक जो होगा वो कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री। वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण आवर्धन का मान घटता है, बढ़ता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी दर्पण में आवर्धन का मान होता है m बराबर -v/u। ठीक है। तो अगर वस्तु का दूरी, इसमें u जो है वस्तु का दूरी है, v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। अगर वस्तु का दूरी घटाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि मेरा हर घटेगा तो भाग देने पे टोटल वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी m का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी 19 का ऑप्शन बी। डायनेमो बदलता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है? विभवांतर मतलब भी और धारा मतलब आई। भी बटाई क्या कहते हैं? प्रतिरोध, चालकता, वैद्युत धारा, या इनमें से कोई नहीं। तो V/I जो होता है वो हमारा प्रतिरोध कहलाता है। स्नेल के नियम में अचर कौन होते हैं? अचर मतलब कांस्टेंट। केवल माध्यम युग्म, केवल प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण एवं माध्यम युग्म। वर्ण मतलब रंग और माध्यम मतलब मीडियम। स्नेल्स लॉ कहता है कि किसी पार्टिकुलर प्रकाश का, किसी भी प्रकाश का कलर और माध्यम युग्म के लिए अगर हम साइन आई निकालें और साइन आर निकालें और दोनों का अनुपात निकाल लें, आई मतलब आपतन कोण, आर मतलब परावर्तन कोण, तो ये मेरा जो है वो अचर आता है और इस अचर को हम क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं। इस अचर को क्या बोलते हैं? अपवर्तनांक बोलते हैं, जिसको ईटा से डिनोट किया जाता है। क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? 2, 4, 7 और 9। ये अगर मेरा पीएच स्केल है जहाँ स्टार्ट होता है 1 से लेकर के 14 तक और बीच में है 7, तो 1 से लेकर 6 तक को हम बोलते हैं अम्ल, और 8 से लेकर 7 से ही 8 पॉइंट मतलब 7 पॉइंट कुछ से, इसको बोलते हैं हम क्षार, और 7 वाले को बोलते हैं हम क्या? उदासीन। 7 तक मान लीजिए। ठीक है। तो यानी कहना तो हमसे क्षार पूछा है, तो क्षार का वैल्यू जो होगा 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा एक ही में, ऑप्शन डी में। एक बात और, जैसे जैसे हम पीएच स्केल में 1 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता का मान घटता है, और जैसे 7 से हम 8 की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षारकीयता का मान बढ़ता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो वो हो जाएगा 2, 8 और 2। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसका संयोजकता कहलाएगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, इनमें से कोई नहीं। तो कितने बॉन्ड बनते हैं? तो एक आबंध। कैसे? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। अगर वही ऑक्सीजन का पूछ लेगा आपको तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इसे ध्यान रखेंगे। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है?
CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, या इनमें से कोई नहीं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n। CnH2n+2 जो है वो एल्केन का सूत्र है, एल्केन का, और CnH2n-2 जो है वो अल्काइन का सूत्र है। और CnH2n किसका है? एल्कीन का। निम्नलिखित में से कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अधिक क्रियाशील है, सबसे जल्दी कौन अभिक्रिया करता है? Hg, Zn, Au, Na। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो है सोडियम। सोडियम इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के बायतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, सोडियम का परमाणु संख्या 11 और पोटेशियम का परमाणु संख्या 19। अगर इस 3 का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना चाहें तो 2 और 1, 11 का लिखना चाहें तो 2, 8 और 1, 19 का लिखना चाहें तो 2, 8, 8 और 1। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम के बायतम में 1, सोडियम में 1 और पोटेशियम के बायतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? 18, 9, 6 या 3? आर्गन की परमाणु संख्या कितनी है? 18, 9, 6 और 3। तो आर्गन का परमाणु संख्या जो होता है वो कितना होता है? 18। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा, नाइट्रोजन, ब्रोमीन या जिंक? यानी रूम टेम्परेचर पर कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है जो कि आपका द्रव टेम्परेचर में रहेगी? तो ये आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आपका वो अधातु है। अगर धातु के बारे में पूछा जाता तो पारा हो जाता। अधातु के बारे में पूछा गया इसलिए ब्रोमीन। यानी पारा और ब्रोमीन दोनों जो है वो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहते हैं। बस अंतर यही है कि ब्रोमीन जो है वो आपका अधातु है और पारा जो है वो धातु है। जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, विस्फोटक, ऊष्माक्षेपी, ये वाला ऊष्माक्षेपी है, इनमें से कोई नहीं। तो जब कली चूना पर जल डाला जाता है तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? कार्बन, कॉपर, तांबा, सोडियम या एंटीमनी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एंटीमनी जो है वो उपधातु है। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में लाया जाता है? सिरका, मेथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल या एथेनॉल? तो शराब में हम लोग एथेनॉल का यूज करते हैं। मेथेनॉल का भी यूज करते हैं लेकिन कम मात्रा में करते हैं। अगर मेथेनॉल को हम लोग मात्रा बढ़ा देंगे तो वो शराब जो है वो जहरीला हो जाएगा। CH3, CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समावयवी हैं? क्रियाशील समावयवी, ज्यामितिक समावयवी, प्रकाशिक समावयवी या संरचना समावयवी? तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, क्रियाशील समावयवी। क्योंकि CH3, CH2 और OH में OH जो है क्रियाशील है। क्रियाशील समावयवी है क्योंकि OH को हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और CH3OCO और CH3 में O जो है वो क्रियाशील है और इसको क्या बोलते हैं? ईथर। तो समावयवी क्या होता है? जिसका मोलेकुलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो। यानी देखिए इसे मिला के देखिएगा, कार्बन गिनिएगा आप, कार्बन इसमें 2 है, इसमें भी कार्बन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2, 5, 1 6 है, इसमें भी हाइड्रोजन 6 है, इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी ऑक्सीजन A है। तो इन दोनों का मोलेकुलर फॉर्मूला बराबर है लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये जो है पहला ये वाला OH ये मेरा किसका स्ट्रक्चर देगा? अल्कोहल का, और ये O वाला जो है वो किसका फॉर्मूला देगा? ईथर का। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है? यानी बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन या ईथेन? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका
मीथेन। 35 का आंसर हो जाएगा मीथेन, जो कि आपका 55 से 70% के बीच में पाया जाता है बायोगैस में मीथेन। विद्युत अपघटयी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटयी परिष्करण जो है क्या है? तो विद्युत अपघटयी परिष्करण जो है एक तरीका है अशुद्ध धातु को शुद्ध करने का विद्युत की सहायता से। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने का विद्युत की सहायता से। तो विद्युत अपघटयी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है कैथोड पर, वैद्युत अपघटय पर, एनोड पर, या इनमें से सभी पर। तो 36 का आंसर है एनोड पर। एनोड पर जो है वो अशुद्ध धातु जमा होता है। एनोड पर क्या जमा होता है? अशुद्ध धातु जमा होता है, और कैथोड पर शुद्ध धातु जमा होता है। ध्यान रखेंगे। ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? फेरस, कॉपर, एल्युमिनियम या टीन? तो ड्यूरालुमीन जो है इसमें दो धातु होता है, एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम जो है 95% होता है, और कॉपर जो होता है वो 4% होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी। कॉपर है लेकिन कॉपर की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इसका, और दोनों ऑप्शन रहने पर हम किसको टिक करेंगे? सी को। एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल? तो एसिटिक एसिड का जो नाम है वो है एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन ए। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? C2H4, C2H6, C2H2 या इनमें से कोई नहीं? तो एथेनॉल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर आपका C2H4 बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इथीन। ये एल्कीन ग्रुप का है। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? सोडियम, फेरस, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो फेरस जो है वो ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। ये अभिक्रिया करती है आपका किससे? भाप से, यानी कि स्टीम से। और इसके अलावे एल्युमिनियम प्लस जिंक ये भी है जो कि आपका किससे अभिक्रिया करता है? भाप से। ये गर्म जल और ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है। और रिडक्शन किसको बोलते हैं? इसमें से ऑक्सीजन निकलता है। या ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है, और रिडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें से आकर के हाइड्रोजन जुड़ता है। तो ऑप्शन कब देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो रिडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि देखिए MnO2 में से MnCl बचा है यहाँ पे, तो यानी O2 जो है क्या हो गया? निकल गया। जब O2 निकल गया इसका मतलब क्या हुआ? ये रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब MnO2 का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और HCl से यहाँ देखिए आप Cl, यहाँ क्या हुआ है? हाइड्रोजन निकल गया है। जब हाइड्रोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ HCl का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी कि इसमें दोनों हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यानी कि ये आपका अभिक्रिया जो है कैसा है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? लोहा, सोना, जिंक या तांबा? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में आपका सोना पाया जाता है। इसके अलावे प्लैटिनम, सिल्वर और कॉपर भी पाया जाता है। लेकिन सबसे मुक्त अवस्था में सबसे शुद्ध रूप में क्या पाया जाता है? सोना। भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCCOH। तो हमारे पेट में कौन सा बनता है? हाँ, बी बनता है। हमारे पेट में कौन बनता है? बी, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, कड़वा, मीठा, इनमें से कोई नहीं। तो क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है, और अम्ल का स्वाद, जिसको हम लोग एसिड बोलते हैं, अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है।
निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक मतलब किसी को गलाने वाला। मेथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4। इसके अलावे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये तीनों अम्ल जो है वो संक्षारक अम्ल कहलाते हैं और इनको हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, उपचयन, उष्माशोषी, इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो भोजन का पाचन जो है वो विखंडन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। विखंडन और उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl डालने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? क्लोरीन गैस एवं फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, फेरिक लवण एवं जल बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। तो जब लौह चूर्ण पर हम HCl डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस और फेरस क्लोराइड बनता है। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तभी हम बताया आप लोगों को कि जैसे जैसे हम 1 से इधर बढ़ते जाते हैं 14 तक की ओर, तो अम्लीयता का मान क्या होता है? कम होने लगता है। तो कौन है सबसे अधिक अम्लीय? यानी सबसे अधिक अम्लीय जो होगा वो कौन हो जाएगा? जिसका pH मान 1 है या सबसे कम है। तो इसमें सबसे कम जो है pH मान किसका है? 1 है, जो कि ऑप्शन बी। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, गंधीय, संश्लेषित, इनमें से कोई नहीं। तो लौंग का तेल जो है वो गंधीय प्रकार का सूचक है। क्रमाकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है छोटी आंत में, कॉलन में, ग्रास नली में या अग्नाशय में। तो क्रमाकुंचक जो गति है वो आपका ग्रास नली में पाया जाता है। अमीबा में पोषण विधि है स्वपोषण, मितजीवी पोषण, प्राणी संपोषण या परजीवी पोषण। तो अमीबा में जो पोषण होता है वो प्राणी संपोषण होता है। अच्छा, प्राणी संपोषण क्या होता है? तो प्राणी संपोषण का वह तरीका है जिसे भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद ही भोजन का पचना स्टार्ट होता है। जो विधि है वो किसमें पाई जाती है? तो एक तो अमीबा में, मेढक में और उसके बाद मनुष्य में। इन 3 में जो प्राणी संपोषण है भोजन पचाने की, वो विधि पाई जाती है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थाइमस, थायराइड, पीनियल या पिट्यूटरी। तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पीनियल ग्रंथि होती है। और यह पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? तो दिमाग में होती है और ये शंकु के आकार की होती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? परासरण, वाष्पोत्सर्जन, विसरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनैप्स, एक्सॉन, मेडुला या साइटोन। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं सिनैप्स। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं ग्रहणी में, अमाशय में, फेफड़े में या यकृत में। तो जठर ग्रंथियां जो हैं वो पाई जाती हैं आपको अमाशय में। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यकृत, फेफड़ा, श्वास नलिका या वृक्क। तो यूरिया जो है वो रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। यूरिया जो है वो यकृत में ही बनता है और वहीं से रक्त में प्रवेश कर जाता है। लैटेक्स पाया जाता है गुलाब में, चीड़ में, कनेर में या
आम में। तो लैटेक्स जो है वो पाया जाता है आपका कनेर में। निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं? श्वसन पाया जाता है, जनन पाया जाता है, पोषण पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, विषमपोषी, प्राणी समपोषी या इनमें से कोई नहीं? तो कवक में जो होता है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कवक में जो पोषण की विधि है उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी। इस पोषण की विधि में जो जीव हैं वो मृत और अपघटित पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। अस्थि क्या है? उत्तक, कोशिका, पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थि जो है वो एक प्रकार का उत्तक है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, प्रकुंचन दाब पूछा है, 120 mmHg, 150 mmHg, 80 mmHg या इनमें से कोई नहीं? तो औसत प्रकुंचन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 mmHg, और जो 80 mmHg जो है इसको हम बोलते हैं अनुशिथिलक। अनुशिथिलक आपको पता हो, जैसे बीपी जो होता है वो 80 से 120 के बीच में होना चाहिए। तो इस 80 वाले को बोलते हैं अनुशिथिलक, इस 120 वाले को बोलते हैं प्रकुंचन। इंग्लिश में इस अनुशिथिलक को बोलते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है? फेफड़ा, गिल्स, ट्रैकिया, इनमें से कोई नहीं? तो कीट जो है वो ट्रैकिया से सांस लेते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है? पेप्टोन में, वसा अम्ल में, एमिनो अम्ल में या ग्लूकोज में? तो पेप्सिन जो है, पेप्सिन नामक एंजाइम जो है वो प्रोटीन को बदल देता है पेप्टोन में। आयरन पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, श्वेत रक्तकण में या इनमें से कोई नहीं? तो आयरन जो है वो पाया जाता है आपका लाल रक्त कण में। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4? तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या जो होती है वो होती है आपकी 3। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, मूत्रवाहिनी या नेफ्रॉन? तो ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो सबको पता होगा, घेंघा, मधुमेह, क्रेटिनिज्म या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं शुगर। नर हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या टेस्टोस्टेरोन? तो नर हार्मोन जो है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, इनमें से कोई नहीं? तो निश्चल कणिकाएं जो है वो पाई जाती है आपका न्यूरॉन में। द्विखंडन होता है ईस्ट में, सही है, अमीबा में सही है, पैरामीशियम में सही है, इनमें से सभी। मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिवहन तंत्र? तो मानव फेफड़ा जो है वो श्वसन तंत्र का भाग है। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी, स्वपोषी, मृतजीवी, इनमें से कोई नहीं? तो गोबर छत्ता में मृतजीवी का पोषण होता है। मृतजीवी पोषण कैसा होता है? वैसे जीव जो मरे हुए या अपघटित या सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? पैरोटिड ग्रंथि, यकृत, आंत ग्रंथियां या इनमें से कोई नहीं? तो लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्रंथि से स्रावित होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 2 से 4 मीटर या 1 से 2 मीटर? तो आहार नाल की लंबाई जो होती है वो होती है 8 से 10 मीटर।
दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक स्थायी परत क्या कहलाता है? दंत अस्थिक्षय, मज्जा गुहा, डेंटाइन या दंत प्लांक। तो जो दांतों को साफ नहीं करने से हमारे दांत के ऊपर एक पीला पीला परत जम जाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? दंत प्लांक। निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूडिनम, कोलन, जेजुनम या इलियम। तो इसका आंसर हो जाएगा कोलन। कोलन जो है वो जब हम खाना खाते हैं उसके चबे हुए चबाने के बाद जो लेई जैसा पदार्थ बन जाता है उसका नाम होता है कोलन। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है? काइव, सकस एंटेरिकस, मल या चाइल। तो जब छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है तो जो खाना बनता है उसको हम बोलते हैं क्या? चाइल। CFC का व्यापक उपयोग होता है एयर कंडीशन में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में, इनमें से सभी। तो सभी में होता है, एयर कंडीशन में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है और जेट इंजन में भी होता है। CFC मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है शैवाल, जीवाणु, कवक, BOC दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा BOC दोनों, यानी जीवाणु और कवक जो है कैसे हैं? सूक्ष्म उपभोक्ता है। सूक्ष्म उपभोक्ता किसे कहते हैं? वैसे उपभोक्ता जिनको केवल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जा सकता है। निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां निलय या दायां निलय। तो सबसे मोटी जो दीवार होती है वो होती है बायां निलय का। तो ये आज का आपका साइंस का प्रैक्टिस सेट जो 1 था वो खत्म हुआ। आप लोग कमेंट बताइए कि आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। धन्यवाद।